लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर। नवीन, स्वागत है आपका। यहां बात करते हैं सबसे पहले अब सोने की, जहां हमने देखा कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें जो है वो 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। करंट लेवल्स अगर हम फिलहाल चेक कर लें तो 1068 के लेवल्स आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखाई दे रहे हैं। वहीं घरेलू बाजार में 25,000 से थोड़ा सा ऊपर कीमतें फिलहाल फ्लैट ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अमेरिका में अगले महीने ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, जिससे सोने की कीमतों पर हम साफ तौर से दबाव देख रहे हैं। चांदी की बात करते हैं, चांदी की कीमतों पर भी दबाव है और सोने को फॉलो कर रही है कमोडिटी, लेकिन साथ ही हम देखें तो बेस मेटल्स में भी दबाव है, जिसकी वजह से दोहरी मार हमें सोने चांदी पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में आपकी रणनीति अब क्या होनी चाहिए, बात करते हैं नवीन से। नवीन, यहां पर जो गिरावट हम देख रहे हैं, क्या आपको आने वाले दिनों में और गहराती हुई दिखाई दे रही है सोने की, अगर बात करूं सबसे पहले? कविता, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू। लगता यह है कि जो मंदी का रुख है वो प्रेशियस मेटल्स के लिए बरकरार रहेगा। आपने सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो वो बोले वो सही हैं। इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस के हैं वो बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा हो गई है दिसंबर मीटिंग में, और जो इन्फ्लेशनरी फिगर्स हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं यूएस से। तो लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है दिसंबर में, उसमें कुछ बेसिस पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली से अराउंड 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक हो सकता है वहां की ब्याज दरों में, जिसके चलते करेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और डॉलर में अगर स्ट्रेंथ आती है तो हम नीचे की तरफ रुख देखेंगे गोल्ड के प्राइसेस का, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। एक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक इफेक्ट था 1-2 दिन पिछले, जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी तेजी देखी आते हुए, पर वो तेजी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर आप देखें 15 ट्रेडिंग सेशंस में सोने में, तो तकरीबन 14 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही ट्रेड करा। तो ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो फंडामेंटल फैक्टर्स हो विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड और ट्रेडिंग इन गोल्ड, दे आर ऑल नेगेटिव एज ऑफ नाउ। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी सोना और चांदी डेफिनेटली बेरिश या मंदी का ही रुख रखेगा, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देयरफॉर वुड बी रिकमेंडेड टू सेल, बेच के चले सोने को। 25,000 के आसपास का भाव है, 25,050 या 25,100 के आसपास के भाव पे बिकवाली करी जा सकती है एमसीएक्स दिसंबर में। जो टारगेट है वो नीचे की तरफ तकरीबन 24,900 का देखा जा सकता है, और जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करें तकरीबन 25,200 के आसपास। सिमिलरली चांदी में भी सेलिंग ही रिकमेंडेड रहेगी, 33,700 के आसपास सेलिंग करी जा सकती है। अभी जो प्राइस है तकरीबन 33,600 के आसपास का है। स्टॉप लॉस जो है 34,000 का लगा है, और टारगेट नीचे की तरफ 33,100 देखे जा सकते हैं। 33,100 के टारगेट के लिए आप बिकवाली की रणनीति दे रहे हैं चांदी में, और जहां तक सोने की बात है, यहां पर 24,800 के टारगेट को लेकर 25,100 के लेवल पर आप बिकवाली की रणनीति बनाएंगे। तो यहां पर आपने एक तरह से इंट्राडे कॉल दे दी है नवीन जी, लेकिन पोजिशनिंग अगर मैं व्यू चाहूं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस दायरे में आप सोने को घूमता हुआ देखते हैं, और लिहाजा वो लेवल्स घरेलू बाजार में किस तरह से ट्रांसलेट होंगे? तकरीबन $1,000 के आसपास लगता है आफ्टर द इंटरेस्ट रेट हाइक। एज ऑफ नाउ जो मार्केट्स हैं कविता, वो तकरीबन $1,070 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है तकरीबन $1,000 के आसपास 1-2 महीने के अंदर आ सकता है सोने का वैल्यू, सब्जेक्ट टू दैट वी डोंट सी एनी जियोपॉलिटिकल टेंशन और समथिंग लाइक दैट इन कमिंग डेज। अगर वो होगा तो हो सकता है सेफ हेवन डिमांड आए, पर ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश ही है। इंडियन मार्केट्स में भी अगर बात करें तो तकरीबन 24,500 के आसपास के लेवल्स 1-2 महीने के अंदर सोने में देखे जा सकते हैं। तो अगर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,000 तक सोना टूटता है, तो क्या लंबी अवधि के निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उस वक्त सोने में पैसे लगाए जा सकते हैं? कविता, इन इंडियन मार्केट्स मुझे लगता है अगर 24,000 24,500 के आसपास सोना आता है तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी है वो यही रहेगी कि तेजी आ सकती है सोने में। पर मुझे लगता यह है कि 24,000 के आसपास में प्रोबेबिलिटी या नीचे की तरफ जो डाउन साइड है वो रिस्क कम हो जाएगा, तो वहां पे डेफिनेटली कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट्स करी जा सकती हैं, बट अराउंड 24,000 लेवल्स वुड बी द राइट थिंग। अभी तकरीबन 25,000 का भाव चल रहा है, तकरीबन 1,000 लेवल्स रुपए का नीचे की तरफ अगर हो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, पर डोंट एक्सपेक्ट टू मच ग्रेट रिटर्न्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट क्लास एज ऑफ नाउ।
बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर जो गिरावट का रुझान है सोने और चांदी दोनों में ही जारी रह सकता है। लिहाजा इंट्राडे के लिहाज से अगर आप रणनीति बनाना चाहते हैं तो बिकवाली की रणनीति आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, सोने में और चांदी में भी। लेकिन अगर आपको निवेश करना है सोने में तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तक 1000 का लेवल ना दिखे, घरेलू बाजार में 24,000 का लेवल ना दिखे, तो आप निवेश की रणनीति तब तक ना बनाए। लेकिन हाँ, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ज्यादा रिटर्न या मुनाफे की उम्मीद ना करें, बिकॉज एक तरह से इन्वेस्टमेंट अपील अब सोने की फिजल आउट होती हुई यानी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी नोट पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कच्चे तेल और बेस मेटल्स के बारे में। बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पे हम देख रहे हैं कि कीमतों में तेजी का रुझान फिलहाल दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार में दाम करीब 0.1% यहां चढ़े हुए हैं। वहीं अगर आप देखें थोड़ी सी कमी आई है जहां तक तेजी की बात है। घरेलू बाजार में 2713 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखिए 0.1% तक की तेजी नाइमेक्स और ब्रेंट में दिखाई दे रही है। आपको बता दें यहां पर अमेरिका में भंडार घटने के कारण कच्चे तेल में तेजी का रुझान हम देख रहे हैं। और आगे कच्चे तेल में आपको क्या करना चाहिए, बात करते हैं हमारे आज के मेहमान नवीन माथुर से। नवीन, एक तो हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर की वजह से अच्छा खासा बाउंस बैक या एक तरह से तेजी के कुछ सेशन हमने देखे क्रूड में, लेकिन कल जो एपीआई की रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक 4,82,000 बैरल की कमी आई है कच्चे तेल के प्राइस में। ऐसे में जो तेजी हम फिलहाल देख रहे हैं वो कितनी और बढ़ेगी? कविता, मुझे नहीं लगता कि कच्चे तेल में कुछ तेजी का रुख है। अभी भी ओवर सप्लाई है मार्केट्स में, ऑल्दो एपीआई की जो इन्वेंट्री पोजीशन कल आई वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव था, जिसकी वजह से आज हम उसका इफेक्ट मार्केट्स में देख रहे हैं, क्रूड ऑयल मार्केट्स में। पर अगर आप आज जो एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री है EIA की आने के नियत, उसमें उसका फोरकास्ट देखें तो उसमें यही बताया गया है, ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इन्वेंट्री पोजीशन थी जो कल आई और जो आज आने वाली है। और मुझे लगता है कि ओवर सप्लाई इज अ मेजर कंसर्न, प्लस डिमांड फैक्टर भी एक थोड़ा बैक सीट लेगा। चाइना डिमांड एंड इमर्जिंग मार्केट्स डिमांड एनीवे आर टेकिंग अ टोल ऑन द पाक मार्केट प्राइसेस। प्रोडक्शन आज भी ज्यादा है ओपेक या नॉन ओपेक मेंबर्स की बात करें तो। और जो डिमांड है जो पेरिस में अटैक्स है उसकी वजह से हो सकता है कुछ हद तक सेंटिमेंटल डिमांड पे इफेक्ट आए। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स ऑल्दो दे आर बाउंसिंग बैक बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री यस्टरडे, बट आई थिंक द ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स बेयरिश। तो अगर किसी को ट्रेडिंग करना है इंट्राडे में तो डेफिनेटली सेलिंग ही रिकमेंडेड रहेगा। ऑल्दो वी आर सीइंग अ बाउंस बैक ऑन द अपसाइड, सेल ऑन द हाई लेवल्स ऑफ अराउंड 2730 टू 2740 लेवल्स। स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेड में वो तकरीबन 2800 का लगाएं क्रूड में, और जो टारगेट्स है नीचे की तरफ 2630 या 620 के देखे जा सकते हैं। मार्केट्स अभी तकरीबन 2010 और 2715 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ बिकवाली की रणनीति इंट्राडे के लिहाज से आप सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नवीन जी, अगर मैं ब्रेंट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूं, जिस तरह से हमने पेरिस अटैक देखे और जो पूरी डिमांड निकल के आ रही है यूरोपियन देशों से, जिस तरह का स्लो डाउन हमें वहां दिखाई दे रहा है, ब्रेंट के लिए आपको निचला लेवल कौन सा लगता है? कहां तक आपको लगता है कि ये गिरावट अब यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है? Kavita, I think it's anybody's guess. As of now, the Brent is at around $44 and WTI is trading at around $41. मुझे लगता है कि तकरीबन Brent जो है, it should be, it's very difficult to pinpoint right now how the markets would pan out. But one thing is for sure, एक चीज तो पक्की है कि जो ओवर सप्लाई सिचुएशन है वो जल्दी ही खत्म नहीं होने वाली है। प्लस डिमांड फैक्टर, as I said, and you were also pointing out कि वो कमी है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर की वजह से Brent क्रूड तकरीबन 40 या 37 तकरीबन $37-40 के आसपास सेटल हो सकता है। और उसके चलते जो WTI कॉन्ट्रैक्ट है नाइमेक्स का वो तकरीबन $35 to $36 के आसपास ट्रेड कर सकता है अगले 1-2 महीनों के अंदर। अच्छा नवीन जी, यहाँ पे कई दर्शक हमारे ऐसे हैं जो कि 3000 के ऊपर के लेवल्स बना के बैठे हुए हैं कच्चे तेल में, इस उम्मीद में कि तेजी आएगी और उनको मुनाफा होगा। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? As of now, I don't think so that the markets, Kavita, would be there at around 3,000 an immediate reason. रुपी का एक फैक्टर हो सकता है, अगर डॉलर में स्ट्रेंथ है या रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उसके चलते थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स में बाउंस बैक आ सकता है, पर ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश ही है। मुझे लगता नहीं है कि 3000 के लेवल्स इमीडिएटली देखे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए, तो रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर वो हैं तो लॉस बुक करके निकल जाएं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड स्टिल रिमेन्स बेयरिश फॉर क्रूड ऑयल।
चलिए, तो यहाँ पर गिरावट का रुझान ही हावी रहेगा, लिहाजा बिकवाली की रणनीति आपको सुझाई जा रही है। जल्दी से नेचुरल गैस में आप अपना टेक दे सकते हैं। मुझे लगता है नेचुरल गैस में जो है पोजीशन तकरीबन 80, 150, 153, 155 का सपोर्ट रहेगा। द मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट अराउंड 158, थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, पर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है विद अ रेंज बाउंड बाय। सो 153, 155 के लेवल्स देखे जा सकते हैं ऑन द सपोर्ट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पे हम देख रहे हैं कि एलओबी में ज्यादातर मेटल्स के दाम 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चीन की इकोनॉमी की सेहत खराब होने का असर हम साफ तौर से बेस मेटल पे देख रहे हैं। चीन का इंपोर्ट घटने से 1 साल में ही हमने देखा कि कॉपर की कीमतें 25% यहां पर लुढ़क चुकी हैं, जबकि निकल के दाम 45% गिर चुके हैं। यूरोजोन में सुस्ती का असर भी बेस मेटल्स पर दबाव डाल रहा है, और लेकिन यहां पर क्या इनकी वापसी होगी या नहीं, बात करते हैं। कॉपर की बात करते हैं सबसे पहले। इनफैक्ट पूरी बेस मेटल पैक की अगर बात करें नवीन जी, सिवाय निकल को छोड़कर, क्योंकि वो ये कमोडिटी जो हरे में कारोबार कर रही है, गिरावट और कितनी गहराएगी? अपने 6 साल के लोएस्ट लेवल पे तमाम बेस मेटल्स फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। कविता, चाइना एंड यूरोजोन फैक्टर वुड बी अ प्रोमिनेंट फैक्टर, एंड उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं जो बेस मेटल पैक है या बेस मेटल के मार्केट्स हैं वो नेगेटिव हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आपने सही कहा, 6 साल के स्तरों के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि उसमें बहुत तेजी आने वाली है। बेरिश ट्रेंड या मंदी का रुख रहेगा। एक और फैक्टर है जो कोडेल्को है, लार्जेस्ट माइन प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, हैज आल्सो कट डाउन देयर प्रीमियम्स फॉर सप्लाई ऑफ कॉपर ऑन चाइना। सो आई थिंक विद अ ब्लीक आउटलुक on demand from Chinese economy and Chinese market, overall negative factors would be looming large for the base metal pack. तो overall trend सारे base metals का negative ही है, although निकल आज थोड़ा सा positive है, एल्यूमिनियम में थोड़ी सी तेजी है, पर मुझे लगता नहीं है कि वो तेजी बरकरार रहेगी। Overall trend remains bearish। इंट्राडे में अगर किसी को ट्रेड करना है तो कॉपर को सेल करा जा सकता है तकरीबन 304, 305 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस जो है 308 का लगाएं और टारगेट्स नीचे की तरफ तकरीबन 300 के देखे जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बेस मेटल में अगर रणनीति की बात करें तो कॉपर में बिकवाली की रणनीति आ रही है, जहां पे आपका टारगेट होगा 300 या 398 का। आप यहाँ पर बिकवाली की रणनीति बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप हालांकि लगाएंगे 308 के आसपास का। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, इसी के साथ आज शो पे आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और फिलहाल हम रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे चीनी और दूसरी एग्री कमोडिटीज की। हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी कॉमट्रेड के रवि सिंह। बने रहें।